डियर स्टूडेंट, आज हम हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। टाइडोफाइट्स में यूजुअली हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो हम हेट्रोस्पोरी को मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि हेट्रोस्पोरी क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज हम हेट्रोस्पोरी के सीड हैबिट के साथ संबंध को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम हेट्रोस्पोरी में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी सीड हैबिट जो है वो एग्जैक्टली सीड क्या है, सीड हैबिट क्या है, किस तरीके से कौन सी प्लांट स्ट्रक्चर है जो सीड में डेवलप होती है। पहले हम थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए, सीड हैबिट को अगर हम देखें टाइम स्केल पे, तो सीड हैबिट जो है 365 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो इवॉल्व, इसका एवोल्यूशन माना जाता है। और ये इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो इसमें ये माना जाता है कि जो हमारी मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के बाहर की तरफ हमारे कुछ वेजिटेटिव पार्ट, जो मदर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट थे, वो उसके साथ फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद उन्होंने एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण कर दिया मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को हमने क्या बोला, इंटेगुमेंट बोला। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ही हम आगे चल के क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, टाइडोफाइट्स तक आप देखते हो, मेगास्पोरेंजियम आप पढ़ते हो। टाइडोफाइट्स में जो मेगास्पोरेंजियम है, इनके ऊपर कोई भी इंटेगमेंट आप नहीं पढ़ते हो। इसका मतलब कि टाइडोफाइटा तक जो भी मेगास्पोरेंजियम पाई जाती हैं, इनके ऊपर कोई इंटेगुमेंट नहीं होता, वो विदाउट इंटेगुमेंट होती हैं, वो नेक्ड मेगास्पोरेंजियम होती हैं। इसलिए टाइडोफाइटा तक आपने जो है ये ओव्यूल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की है। लेकिन जैसे ही आप जिम्नोस्पर्म में आते हो, वहाँ पे आप ये पढ़ते हो कि वहाँ जो मेगास्पोरेंजियम है, उस मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ एक इंटेगुमेंट का निर्माण हो गया है और इस कारण वहाँ पे ओव्यूल टर्मिनोलॉजी का आप यूज करने लगते हो। तो मैं समझता हूँ यहाँ आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम, ये टाइडोफाइट की मेगास्पोरेंजियम का है और उसके अंदर जो साइज में आपको बड़े स्पोर दिख रहे हैं, ये मेगा स्पोर है। अब यहाँ पे बच्चे को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये है कि ये जो चारों तरफ ये की जो लेयर दिख रही है, ये भी तो एक इंटेगुमेंट की तरह है। तो स्टूडेंट सोचता है कि भाई मेगास्पोरेंजियम जो टाइडोफाइट्स में है, एक लेयर तो इनके चारों तरफ भी है और हम ये बोलते हैं कि इनके चारों तरफ कोई इंटेगुमेंट नहीं होता, तो फिर ये क्या है। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि ये जो लेयर आप देख रहे हो मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ, ये वेजिटेटिव टिश्यू नहीं है, ये मेगास्पोरेंजियम का ही एक लेयर है। जबकि मैं यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ कि मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ कोई वेजिटेटिव पार्ट फ्यूज हो जाए प्लांट का, तो वो इंटेगुमेंट कहलाएगा। तो अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि मेगास्पोरेंजियम टाइडोफाइट्स में जो पाई जाते हैं, उनके चारों तरफ भी एक लेयर होती है, लेकिन वो उस मेगास्पोरेंजियम का ही पार्ट है। और जैसे ही आप जिम्नोस्पर्म में आते हो, तो मेगास्पोरेंजियम के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर मिलने लग जाती है और वो मेगास्पोरेंजियम का पार्ट नहीं होता, वो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, इसीलिए उसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। राइट, तो इन दोनों में आपको ये कंसेप्ट डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब ये जो इंटेगुमेंट है, ये इसका फंक्शन जो है प्रोटेक्टिव है और ये कंप्लीट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से उसने उसको घेर रखा है। ये एक जगह पे जो है नहीं पाया जाता और जिस जगह पे इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। अब ये क्यों खाली रखा गया, ये एंजियोस्पर्म में जब हम ओव्यूल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम माइक्रोपाइल और ये सारी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रीफ में हमें देखना है। देखिए, ये मान लो मेगास्पोरेंजियम था, इसके चारों तरफ इस तरीके से एक इंटेगुमेंट बाहर की तरफ बन गया। तो अगर इस इंटेगुमेंट को वो कंप्लीट बना देता, अगर इंटेगुमेंट इस तरीके से कंप्लीट होता, तो इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होता है, मेगास्पोर डेवलप होता है। मान लो यहाँ मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग सेल पाई जाती है। मान लो ये एग सेल है। अभी अगर बाहर से इस तरीके से कवर रहता, तो मतलब तो बाहर से आने वाला मेल गैमेट्स अंदर कैसे आ पाता, उसको तो रास्ता ही नहीं दिया नेचर ने। इसीलिए मेल गैमेट्स आसानी से
एग तक पहुंच जाए तो माइक्रोफाइल रीजन पे कोई भी इंटेगुमेंट नहीं रखा जाता, इसीलिए ये एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ से मोस्टली प्लांट्स में मेल गैमेट्स एंटर होता है, राइट। तो माइक्रोफाइल का फंक्शन जो रोल है वो आपको समझ में आ गया। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओव्यूल है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जिसको हम बोल रहे हैं, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो सीड है वो क्या है, वो मेगास्पोरेंजियम ही है। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ही आगे चल के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में किसमें कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, सीड में। और अब जो इंटेगुमेंट है जिसने मेगास्पोरेंजियम को घेर रखा है, आगे चल के वो किसका निर्माण करता है, सीड कोट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्चुअल पार्ट हैं सीड का मेगास्पोरेंजियम के साथ संबंध को बताते हुए। अब यहाँ तक हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई सीड जो है वो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम से बनता है, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ओव्यूल कंसेप्ट है ये हम दो ही ग्रुप में यूज करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसीलिए सीड भी दो ही प्लांट ग्रुप में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। और वो प्लांट जिनमें सीड पाए जाते हैं, इन प्लांट्स ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मेटोफाइट, राइट। तो जो स्पर्मेटोफाइट प्लांट हैं उनमें ये जो है ओव्यूल कंसेप्ट यूज होता है, राइट। और स्पर्मेटोफाइट प्लांट में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो आते हैं। अब ये जो सीड है, सीड के चारों तरफ जो लेयर होती है उसको हम सीड कोट कहते हैं। उसके अंदर बाकी सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें एंडोस्पर्म, जाइगो, एम्ब्रियो, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। वो सारी चीजें सीड स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं, यहाँ मैं वो सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि हेटेरोस्पोरी का सीड हैबिट के साथ क्या संबंध है, और ये हेटेरोस्पोरी के बाद ही सीड हैबिट, मतलब सीड का जो एवोल्यूशन है वो क्यों स्टार्ट हुआ। तो ये हम अपकमिंग स्लाइड्स में इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी सीड अगर बनता है तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस जो हैं वो होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली कंडीशन तो सीड डेवलपमेंट के लिए जो है वो ये है कि जिस भी प्लांट में सीड डेवलप हो रहा है उसमें हेटेरोस्पोरी पैटर्न स्पोर डेवलपमेंट का होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि सीड डेवलपमेंट के लिए होमोस्पोरी कंडीशन में क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे सीड डेवलप नहीं हुए। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट होमोस्पोरिक प्लांट है। होमोस्पोरिक प्लांट में ब्रायोफाइट्स में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पे स्पोर बनते हैं, सारे स्पोर एक जैसे होते हैं। मान लो वहाँ पे स्पोर बने, अब ये स्पोर क्या होते हैं, स्पोरेंजियम से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के गैमेटोफाइट बनाते हैं, और ये गैमेटोफाइट जो है आगे चल के फिर गैमेट्स बनाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है इस तरीके से। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो स्पोरेंजियम से जब बाहर निकल रहे हैं ब्रायोफाइट्स में, तो उनका डेवलपमेंट स्पोरेंजियम से बाहर हो रहा है। इसका मतलब एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि जब कोई स्पोर बाहर आके जर्मिनेट हो रहा है तो जर्मिनेशन को उसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक सेफ्टी होना चाहिए, कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें उसको खुद ही करनी है। यहाँ पे मदर प्लांट से उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो स्पोरेंजियम से कहाँ आ चुका है, बाहर आ चुका है। इसीलिए एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट में स्पोर का डेवलपमेंट बाहर होने के कारण वो मदर प्लांट से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुका है, और सारा का सारा न्यूट्रिशन उसको खुद ही जो है अवेलेबल करवाना है डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए यहाँ पे सीड पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सीड कहाँ बनता है, मदर प्लांट के अंदर बनता है। अब जो गैमेटोफाइट है वो तो मदर प्लांट में रहा ही नहीं, वो तो बाहर चला गया। तो इसीलिए होमोस्पोरिक कंडीशन में सीड पैटर्न डेवलप होने का थ्योरेटिकल रीजन था ही नहीं। इसीलिए वहाँ पे हेटेरोस्पोरी पैटर्न जो है वो सीड डेवलपमेंट के लिए एक नेसेसरी कंडीशन मानी जाती है। अब हेटेरोस्पोरी के साथ क्या प्लस पॉइंट था, देखिए होमोस्पोरी के साथ क्या नेगेटिव पॉइंट था वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हेटेरोस्पोरी के साथ क्या प्लस पॉइंट है उसको समझिए। हेटेरोस्पोरी में क्या हो रहा है, हेटेरोस्पोरी में दो स्पोर बनते हैं, एक छोटा स्पोर जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, एक बड़ा स्पोर जिसको मेगा स्पोर कहते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि जो मेगा स्पोर है वो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और ये बाहर नहीं जाता, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रह के ये बनाता है। तो ये जो सारा का सारा जो डेवलपमेंट है ये मदर प्लांट के अंदर हो रहा है, यही तो सीड डेवलपमेंट के लिए चाहिए था।
क्योंकि जब वो अंदर रह के मदर प्लांट के अंदर मतलब स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर रह के जब डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको दो फायदे हैं। एक तो उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है मदर प्लांट से, दूसरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब वो बाहर की एक्सटर्नल कंडीशन से प्रभावित नहीं रहेगा, इसका मतलब उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हेटेरोस्पोरी जो पैटर्न है वो सीड डेवलपमेंट के लिए एक नेसेसरी कंडीशन मानी जाती है। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है सीड एवोल्यूशन के लिए वो ये है कि जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरियम के अंदर ही डेवलप होना चाहिए। जो बायोफाइट्स थे वहां पे तो वो बाहर आ जाते हैं स्पोरेंजियम से, तो वहां तो इस तरीके से कोई डेवलपमेंट मतलब सीड डेवलप हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हेटेरोस्पोरी में आपने देखा होगा जैसे जैसे हेटेरोस्पोरी जहां से भी शुरू हुई है वहां से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होना शुरू हो गए हैं। उसका एक कारण और है। एक कारण ये है कि देखिए हेटेरोस्पोरी कंडीशन कहाँ से शुरू हुई, टाइडोफाइट से। तो टाइडोफाइट्स में जो मदर प्लांट था वो स्पोरोफाइट्स थे। और ये मैंने शुरू से बताया है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा है गैमेटोफाइट वीक हुआ है, स्पोरोफाइट मजबूत हुआ है। और टाइडोफाइट्स वो प्लांट ग्रुप है जहाँ पे स्पोरोफाइट पाया जाता है मेन प्लांट बॉडी। तो वहाँ पे गैमेटोफाइट एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्लांट ग्रुप ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट्स वीक हो चुका है। इसीलिए वो किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, धीरे धीरे स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता जा रहा है। इसीलिए मेगास्पोर का जो रिटेंशन है वो अंदर ही रहना चाहिए ताकि उसको सेफ्टी भी मिल सके और उसको न्यूट्रिशन भी मिल सके। किससे, मदर प्लांट से। तीसरा जो कंडीशन है सीड डेवलपमेंट के लिए वो क्या है कि भाई इंटेगुमेंट का पाया जाना। जो मेगास्पोरेंजियम है उसके चारों तरफ जो है वेजिटेटिव टिश्यू का एक लेयर पाया जाए ताकि जो मेगास्पोरेंजियम है वो तो सीड के अंदर का जो पार्ट है वो बनाता है, और सीड के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट भी तो रखना है। वो कौन रखता है, सीड कोट रखता है। और सीड कोट कौन बनाता है बच्चों, इंटेगुमेंट बनाता है। इसलिए कोई भी चीज़ जो सीड के अंदर पाई जा रही है उसको प्रोटेक्ट रखा जाना चाहिए, और उसके लिए सीड कोट रहता है। और सीड कोट कौन बनाता है, इंटेगुमेंट बनाता है। इसीलिए सीड डेवलपमेंट के लिए इंटेगुमेंट का पाया जाना भी बहुत जरूरी है। और ये इंटेगुमेंट कहाँ से शुरू हुआ है पाया जाना, जिम्नोस्पर्म से। इसीलिए जिम्नोस्पर्म में सीड पाए जाते हैं। रिडक्शन ऑफ ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर स्पोरेंजियम, मतलब एक मेगास्पोरेंजियम में कोशिश ये हो कि एक ही मेगास्पोर वहाँ पे फंक्शनल रहे। हालांकि टाइडोफाइट्स में इस तरह की सिचुएशन कॉमनली नहीं पाई जाती, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इस तरह की सिचुएशन कॉमनली पाई जाती है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या पॉइंट है, इसके पीछे पॉइंट ये है कि देखिए मेगास्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग पाया जाता है। तो अगर एक स्पोरेंजियम के अंदर एक ही मेगास्पोर डेवलप होगा तो वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट प्रॉपर डेवलप होगा और उसके अंदर जो है एग भी प्रॉपर डेवलप होगा और उसके अंदर भी रिजर्व फूड की कोई कमी नहीं होगी। ये ही कारण है इस पॉइंट के होने का। उसके बाद मेगास्पोरेंजियम के जो डिस्टल पार्ट हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई होने चाहिए कि वो पॉलन ग्रेन को कैप्चर कर लें, या इनडायरेक्टली कहें तो पॉलन ट्यूब कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व होना चाहिए। वो ऐसा क्यों यहाँ पे हम बोल रहे हैं पॉलन ट्यूब, देखिए हमारा जो मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर एग रखा हुआ है वो तो इंटेगुमेंट से इस तरीके से कवर हो चुका है, बाहर ऐसे इंटेगुमेंट ने घेर लिया है, माइक्रोपाइल रीजन है जहाँ पे वो इंटेगुमेंट नहीं पाया जा रहा है। तो जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट्स है। अब ये मेल गैमेट्स यहाँ तक पहुँचे कैसे, खुद से तो पहुंचने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए एक पॉलन ट्यूब यहाँ से निकलती है और वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को यहाँ लेके आती है और यहाँ पे उसको मेल फीमेल एग सेल के पास रिलीज करती है ताकि एग और मेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है उस फ्यूजन के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। इसीलिए ये बोला गया है कि जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें इस तरीके के मॉडिफिकेशंस होने चाहिए कि वो पॉलन को कैप्चर कर सके या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को वो सपोर्ट करे ताकि मेल गैमेट जो है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू एग सेल तक पहुंच सके। अब ये तो कंडीशन थी कि भाई ये सिचुएशन होनी चाहिए अगर आप किसी प्लांट ग्रुप में सीड को इवॉल्व करवाना चाहते हो तो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टाइडोफाइट्स में क्या कंडीशन थी, और टाइडोफाइट्स में जो एक मॉडल प्लांट के रूप में हम पढ़ते हैं सीड हैबिट को लेके स्लेजिनेला। स्लेजिनेला में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं और सबसे ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो सीड हैबिट की तरफ इशारा करती हैं। इसलिए जब भी इस टाइडोफाइट में सीड हैबिट की बात करते हैं वहाँ पे हम स्लेजिनेला की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं।
तो देखिए अब ये देखते हैं कि सिलेजिनेला में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जा रही हैं जो सीड हैबिट की तरफ एवोल्यूशन होने का इशारा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीड हैबिट के लिए हेटेरोस्पोरी कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे भी हेटेरोस्पोरी कंडीशन पाई गई है। सीड हैबिट के लिए मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर इवॉल्व होना चाहिए, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर जो है वो रहना चाहिए, चाहे वो फीमेल गैमेटोफाइट के बनने तक रहे या फर्टिलाइजेशन के बाद तक रहे। और सिलेजिनेला में ये देखा गया है कि एम्ब्रियो सर्टेन सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो है, कुछ सेल्यूलर मतलब एम्ब्रियो का जो इनिशियल स्टेज है फर्टिलाइजेशन के बाद, वहाँ तक जो है मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है। यहाँ पे देखिए वो लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रहता, लेकिन हाँ फर्टिलाइजेशन के बाद सर्टेन स्टेज तक यहाँ पाया जाता है। और एक और कंडीशन थी कि भाई एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक ही मेगास्पोर होना चाहिए। तो यहाँ सिलेजिनेला की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं यहाँ पे ये कंडीशन देखी गई है। हालांकि सारी स्पीसीज में तो ये कंडीशन नहीं पाई गई है सिलेजिनेला की, लेकिन फिर भी सिलेजिनेला मोनोस्पोरा, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला एरिथ्रोपस, ये 3 स्पीसीज ऐसी हैं सिलेजिनेला की जहाँ पे एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक ही मेगास्पोर डेवलप हुआ है। अब ये तो सिलेजिनेला की वो हैबिट्स मतलब प्रॉपर्टीज हैं जो सीड हैबिट की तरफ इशारा करती हैं कि सिलेजिनेला से ही सीड हैबिट एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिलेजिनेला में तो हम सीड नहीं पढ़ते, तो अगला क्वेश्चन यही बन जाता है कि जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं तो भी सिलेजिनेला में सीड नहीं पाया जा रहा, उसका क्या कारण है? तो अगर हम उस कारण को देखें तो यहाँ पे मेनली 3 ही ऐसे कारण होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। पहला तो ये कि भाई सिलेजिनेला में जो मेगास्पोरेंजियम है उसके चारों तरफ कोई इंटेगमेंट नहीं पाया जा रहा। जब इंटेगमेंट नहीं है तो जो भी अंदर एम्ब्रियो बन रहा है उसको बाहर से कवर करने के लिए वहां पे सीड कोट बन ही नहीं रहा है, और बिना सीड कोट के सीड पॉसिबल नहीं है। सीड कोट कहते हैं सीड की बाहर की तरफ जो एक लेयर पाई जाती है। इसके बाद दूसरा जो रीजन है यहाँ सीड नहीं बनने का, कि यहाँ पे जैसे कंडीशन थी कि मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप होना चाहिए, तो यहाँ पे वो डेवलप तो अंदर हो रहा है लेकिन वो परमानेंटली अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, सर्टेन टाइम के बाद वो वहां से निकल जाता है। तो यहाँ होता क्या है, या तो फीमेल गैमेटोफाइट बनने के बाद फीमेल गैमेटोफ यहाँ पे मोस्टली स्पीसीज में ऐसा देखा गया है कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एग होता है जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां से फिर जायगोट बनता है, जायगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो सर्टेन सेल स्टेज तक तो मेगास्पोरेंजियम में रहता है और उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। तो जब किसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियो रहा ही नहीं तो वो अब सीड बन कैसे सकता है? तो ये भी एक कारण है और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगला, कोई सीड क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है ताकि वहां पे जो एम्ब्रियो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके और फेवरेबल कंडीशन आने का वेट करे। यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो मतलब रेस्टिंग फेज में जाता ही नहीं है। एम्ब्रियो जो है सीधा जो है इमीडिएटली वो किस में डेवलप हो जाता है? स्पोरोफाइट बॉडी में, क्योंकि एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बनाएगी? वो बनाएगी स्पोरोफाइट। तो वहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो रेस्टिंग फेज में जाता ही नहीं है। जब वो रेस्टिंग फेज में नहीं जाता तो वो इमीडिएटली प्लांट बना देता है, स्पोरोफाइट प्लांट बना देता है, क्योंकि एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आगे चल के स्पोरोफाइट बनाती है प्लांट। अब जब एम्ब्रियो वहाँ पर रेस्ट ही नहीं किया तो वहाँ सीड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो हेटेरोस्पोरी है वहाँ से सीड किस तरीके से एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ सीड हैबिट का, किस तरीके से, इसीलिए सीड हैबिट का जो एवोल्यूशन है वो सिलेजिनेला से माना जाता है। आपको ये तीनों जो सेक्शंस हैं, एक तो सीड का हेटेरोस्पोरी के साथ क्या संबंध है, क्या क्या कंडीशन सीड हैबिट के लिए होनी चाहिए उसको ध्यान रखना है, फिर सिलेजिनेला में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं राइट कि जो सीड हैबिट की एवोल्यूशन की तरफ इशारा करती हैं वो ध्यान में रखना है। और कंपटीशन में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट हमारा जो सेक्शन रहा है वो है कि इतनी सारी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी सिलेजिनेला में सीड नहीं बना, उसका क्या कारण है? ये जो है सेक्शंस भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट का जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो आपको समझ में आया होगा। हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट की वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको अगर होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी के वीडियो लेक्चर्स को भी समझ रहे हैं तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी।